पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात हमारे यहाँ माता और पिता के बाद जिन्हें पूजनीय स्थान दिया जाता है वह हमारे गुरु, हमारे आचार्य। भारत ने समय समय पर ऐसे महान मार्गदर्शन, गुरु और शिक्षक दान दिए हैं जिससे भारत की विचार शैली को एक नई गति प्रदान हुई है। सदियों पहले भारत में ऐसे ही एक महान आचार्य हुए, आचार्य चाणक्य। समय था 326 ईसा पूर्व का। यूनान का योद्धा अलकसेंद्र दुनिया को जीतने के हेतु से पूर्व की तरफ कुछ कर चुका था। फारस की महान सेना को हराकर उनका तो आत्मविश्वास दोगुना ही हो गया था, परंतु उनकी सेना का बल चौगुना हो चुका था। महाभारत के युद्ध में जिस तरह सुदर्शन चक्र चल रहा हो, उसी तरह अलकसेंद्र की सेना भारत के दरवाजे तक आ पहुंची थी। ये हुई फारस पर जीत। अब हम भारत की तरफ जाएंगे। सेना तैयार हो जाओ, सोने की चिड़िया अब हमारी होगी और हम उसके पैसे से चीन को जीतकर पूरी दुनिया पर अपनी ध्वजा लहराएंगे। चलो। भारत उस वक्त में अनेक खंडों में बटा हुआ था, जिनमें कई वंश के राजा राज्य कर रहे थे। उस वक्त तक्षशिला के आचार्य को भय सताने लगा कि अलकसेंद्र की सेना भारतवर्ष तक आ पहुंची तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़ने का बीड़ा उठाया। गुरुजी, आपके पैर में कांटा लगा है, रक्त बह रहा है। कोई बात नहीं, जाओ कहीं से मट्ठा ले आओ। ये क्या गुरुजी? अगर मैं केवल कांटा निकालकर आगे बढ़ जाता तो ये किसी और पंथी के पैर में चुभता। इसकी जड़ में मट्ठा डाल देने से अब ये मृत हो जाएगा और किसी की राह में नहीं आएगा। कभी भी किसी समस्या को मत टालो, हमेशा उसकी जड़ पर आक्रमण करके उसे जड़ से ही उखाड़ फेंको, वरना वो समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका सामना अकेले नहीं कर पाओगे। जो कहा गुरुजी। इससे भी बड़ा सत्य ये है कि अलकसेंद्र भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा है। हमें तुरंत ही मगध के महाराज को संबोधित करना होगा। उनके साथ से ही हम भारत के अन्य राज्यों को एकता में ला सकते हैं। याद रहे, अकेली लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों के समूह को तोड़ पाना मुश्किल होता है। भारत के सबसे बड़े राज्य मगध में उस वक्त नंद वंश का शासन था और उसका राजा था धनानंद, उद्दंडी, लोभी, भोगी धनानंद। धनानंद अपने मदिरापान, अय्याशी और भोगविलासता के कारण बदनाम है। आचार्य चाणक्य को मगध के राज्यसभा में जाने की अनुमति मिल जाती है। महाराज, तक्षशिला से आचार्य विष्णुगुप्त और उनके शिष्य शास्त्रार्थ के लिए आए हैं। विष्णुगुप्ती आए हैं ना? कौन सा साक्षात विष्णु भगवान आप बता रहे हैं? अगर वो भी आ जाते, इतना वैभव देखकर उनका मन भी मचल जाता महामंत्री।
महाराज, वे आपसे भारत वर्ष और मगध राज्य की सुरक्षा हेतु कुछ विचार विमर्श करने के इच्छुक हैं। अच्छा, जरा देखे तो ये विचार विमर्श योग्य है भी कि नहीं। तो बताओ, तुम्हारे शास्त्र में राजा कैसा होना चाहिए? बताओ। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को पहले रखे। राजा अपने वैभव से पहले अपनी प्रजा की सेवा करे। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि मैं इन तुच्छ लोगों का सेवक हूँ। तो बताओ, हमारे शास्त्र की दृष्टि में मेरा स्थान क्या है? बताओ लोभी शिष्य, तुम केवल छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों के लिए यहाँ जाते हो। बताओ। शास्त्रों की दृष्टि में आप किसी वेतनभोगी शासक से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भोगी हूँ, धनानंद सेवक भी और भोगी भी। तो कैसे करूँगा देश की सेवा में? बताओ। ओह, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, कैसे करनी है देश की सेवा? क्यों? कोई जवाब नहीं है दलित ब्राह्मण? लूट लो तुम भी एक टुकड़ा जनपद का, लूट लो। उत्तर तो है, पर तुम्हारी मंद बुद्धि में उसका कोई असर नहीं होगा धनानंद। धनानंद, केवल धनानंद? महाराजा धनानंद को दरिद्र ब्राह्मण? सिपाहियों, निकालो सामान्य शिक्षक को यहाँ से। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता धनानंद। सर्जन और सर्वनाश उसकी कोख में पलते हैं। मैं कोई कुत्ता नहीं जो मुझे हाँका जाए। तुमने एक शिक्षक का इस बड़ी सभा में अपमान किया है। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक तुझ जैसे उद्दंडी राजा को उठा के नहीं फेंकता, तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। जाओ जाओ। यह देखने में तो एक सामान्य घटना लगती है, परंतु इस घटना ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया है। अपने अपमान से आहत आचार्य चाणक्य जब बाहर निकले तो उन्हें छोटे से चंद्रगुप्त को देखा। उसकी बातें सुनकर, उसकी माँ से अनुमति पाकर गुरु चाणक्य नन्हे से चंद्रगुप्त को लेकर वन में चले गए। गुरुजी, साहब साहब बचाइए। मैं हर समय तुम्हारे रक्षा के हेतु नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी होगी। तो गुरुजी, मुझे इससे भय लगता है। कभी भी अपने भय को बड़ा मत होने दो चंद्रगुप्त। जब तुम्हें किसी भी वस्तु का भय सताने लगे तो उस भय पर आक्रमण करो और उसे हमेशा के लिए जड़ से ही मिटा दो, वरना एक दिन वो भय तुम्हें खा जाए। याद रखो चंद्रगुप्त, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमें मिलकर अलासेंद्र को हराना है, और उससे भी पहले उस लालची राजा धनानंद को। कुछ ही वर्षों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, परंतु इसमें चंद्रगुप्त की सेना का हाल बुरा हुआ और चाणक्य तथा चंद्रगुप्त को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। जब वो भाग रहे थे तब ओ माँ, जल गया। अरे वो मूर्ख, कर दी ना चाणक्य वाली बात।
गरम गरम आहार को बीच से मत खाओ, कोने कोने से खाओ। बीच से खाओगे तो चाणक्य की सेना की तरह मुंह जल जाएगा और भागना पड़ेगा। हे माते, ये आपने सही कहा। आप कौन? मैं चाणक्य। आज आपने मुझे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। अरे गुरुजी, आइए भोजन कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न जाने अनजाने में क्या कह गई। नहीं माते, ऐसा लगा जैसे एक माँ ने मुझे जीवन के आधार याद दिला दिए हैं। आभार, अब मेरा जाने का समय है। इससे समझ आता है कि आचार्य चाणक्य भले ही विद्वान थी, परंतु उनमें भी सीखने की चाह थी। इस सीख से उन्होंने पहले मगध के बाहर के राज्य कभी चाल से, कभी युद्ध से, तो कभी संधि से जीत लिए। अंत में वो दिन आ ही गया जब दनानल को उसके राज्य ने पराजित किया। तूने कई लोगों की हत्या की है, तूने कई लोगों पे अत्याचार किए हैं। तेरी वजह से राज्य में लोगों को दुखी होकर रहना पड़ा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? ये तुम्हारे पापों का फल है धनानंद। जो राजा अपने शास्त्रों को, अपने गुरुओं को तथा अपने लोगों को मान नहीं करता, उसका यही नाश होता है। चंद्रगुप्त, हमारा अभियान यहाँ समाप्त नहीं होता है। अलकसेंद्र की सेना अभी भी भारत में प्रवेश करने के लिए तो प्रयास कर रही है। हमें सभी राज्यों से एकता बनाकर उसे खंडित होगा, तभी भारत एक अनंत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। सही कहा था आचार्य चाणक्य। इसके साथ वे चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अलकसेंद्र से लड़ने निकल पड़े। प्रकार अलकसेंद्र जैसे लुटेरे को भारत की भूमि पर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लौटते समय उनकी मृत्यु हुई। आधी दुनिया में खतलेआम मचाने के बाद अलकसेंद्र को अपनी भूमि के दर्शन भी नहीं नसीब हुए। इधर चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने मगध को महाजनपद चुना और एक विशाल मौर्य वंश की स्थापना की। आचार्य चाणक्य को इसके महामंत्री नियुक्त किया गया। उन्हें दूर दूर के लोग सलाह लेने आते थे। एक बार एक ऐसा ही यात्री चीन से चाणक्य के पास आया। मुझे आपसे एक व्यक्तिगत सलाह चाहिए थी। कहिए सज्जन, कहिए सज्जन, क्या सहायता कर सकता हूँ?
उस सज्जन ने अपने राज्य के हेतु सलाह मांगी और सहायता की मांग की। फिर जाते जाते उन्होंने कुछ पूछा। गुरुजी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। बस एक आखिरी प्रश्न। जब मैं आया तब आपने एक दिया बुझाकर दूसरा दिया प्रकट किया, ऐसा क्यों? तेज तो दोनों से एक जैसा ही आता है। सज्जन, आप जब आए तब मैं अपने राष्ट्र के संबंधित कार्य कर रहा था। ये मेरा कर्तव्य है और ये दिया मैंने अपने राज्य के तेल से प्रकट किया था। आपको सलाह देना वो मेरा निजी कार्य है। उसके लिए मैं राष्ट्र के तेल की खपत नहीं कर सकता। ये दिए का तेल मैंने अपने धन से खरीदा है। अपने निजी कार्यों के लिए मैं राष्ट्र की संपत्ति को कैसे उपयोग कर सकता हूँ? जी, आज मुझे समझ आ रहा है कि मगध राज्य और संपूर्ण भारतवर्ष इतना उज्जवल क्यों है। जब तक आप जैसे कर्मठ पुरुष इस धरती पे जन्म लेते रहेंगे, ये धरती महानता को पाती रहेगी। आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते। ओवर होने आया है, बस पूर्वी देगी तो देखी फिर बस। तो ऐसे थे हमारे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपने जीवन में अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, कई शास्त्र लिखे, जिनमें आज भी दुनिया की बाहर की इकोनॉमी में अलग अलग नामों से पढ़ाया जाता है। उनके जीवन में उनकी नीति स्वस्थ और कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने का आधार है। सभी विद्यार्थियों को उनकी जीवन की नीतियों से कुछ सीख प्रदान करनी चाहिए। हमारे भारत में समय समय पर हमारे आचार्य, हमारे गुरु और हमारे शिक्षकों ने हमें सलाह दी। आज भारत भी कई मुश्किलों और अवसरों से घिरा हुआ है। इस बार हमें अपने गुरुओं, आचार्यों और शिक्षकों की जरूरत है। ऐसे में हमें राह दिखाने की जरूरत है। हमें राह दिखाइए, हमें समझाइए, हमें आने वाले भारत को 100 वर्षों में श्रेष्ठ बनाने में योगदान दें। इसके साथ में पूर्वी आपकी सूत्रधार आप सभी शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पत्तों के बिना पेड़ नहीं, नहीं जल बिना समुद्र। पत्तों के बिना पेड़ नहीं, नहीं जल बिना समुद्र। सांस के बिना जीवन तो चले, ना चले शिक्षक बिना सूत्र। धन्यवाद।